नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है, विस्तृत चर्चा होगी मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती जो रचना है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो सन 1912 में ये प्रकाशित हुई थी इनकी रचना। और इसके भविष्यत खंड से कुछ पद आपके सिलेबस में संकलित हैं। मैं बीए हिंदी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात कर रही हूँ। और अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भविष्यत खंड संकलित है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखें, चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही स्मूथली समझ में आ जाएंगी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती रचना की बात करूं तो इसमें कुल 3 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? पहला तो है अतीत खंड, और दूसरा है वर्तमान खंड, तीसरा है भविष्यत खंड, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। भविष्यत खंड में भी विभिन्न खंड हैं। मतलब लीजिए, भविष्यत खंड में कई उपखंड हैं, जैसे कि उद्बोधन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तीर्थगुरु है, शिक्षित है। मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। इसमें से आपके सिलेबस में, डीयू के सिलेबस में 2 खंड यानी कि 2 उपखंडों में से कुछ पद संकलित हैं। तो पहला तो उपखंड जो डीयू के सिलेबस में संकलित है वो है कवि, और दूसरा उपखंड जो डीयू के सिलेबस में संकलित है बीए हिंदी ऑनर्स के, वो है शिक्षा। तो आपको 2 वीडियोस इस टॉपिक से संबंधित देखने को मिलने वाले हैं। आज के वीडियो में चर्चा होगी भविष्यत खंड के कवि उपखंड के जितने भी पद हैं उन सब पर, और इसका जो अगला पार्ट होगा यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा उसमें चर्चा होगी भविष्यत खंड के शिक्षा उपखंड के सभी पदों पर। तो 2 पार्ट्स होंगे इस टॉपिक के, दोनों को आप देखें, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने टॉपिक अधूरा छोड़ दिया, इसीलिए मैं ये बात शुरुआत में ही बता दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीधे टेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, उसके बारे में बात करूँ तो भारत भारती रचना जो है वो भारत के अतीत के बारे में भी बात करती है, और वर्तमान के बारे में भी बात करती है, और भावी यानी कि भविष्य के बारे में भी बात करती है। यानी कि स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उभरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। तो भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा था 2 पार्ट्स होंगे इस टॉपिक के। आज के वीडियो में भारत भारती के कवि उपखंड की, आज के वीडियो में भारत भारती के भविष्यत खंड के कवि भाग पर चर्चा होगी, जिसके 92 से लेकर 98 तक के पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो पहला पद है, लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि करते रहोगे पृष्ठ पोषण और कब तक कविवरों, कच कुछ कटाक्षों पर अहो अब तो न जीते जी मरो, है बन चुकी सुचि असुचि अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो दया करके सुरुचि का तुम न यूं घोटो गला। तो ये पद जो है सीधा सीधा रीतिकालीन कवियों के बारे में है, उन पर कटाक्ष करते हुए, उन पर तंज कसते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। और जो कवि रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति को आगे लेकर चल रहे हैं उसी प्रकार का चित्रण कर रहे हैं। कैसा? कच कुछ कटाक्षों, यानी कि नायिका के अंग प्रत्यंग को ही चित्रित कर रहे हैं, नक्शिक वर्णन में ही लिप्त हैं, उन पर तंज कस रहे हैं इस पद के माध्यम से। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि करते रहोगे पृष्ठ पोषण, यानी पहले जो हो चुका है उसी घिसी पिटी लीक को कब तक लेकर आगे चलते रहोगे? कुछ नया करो, समाज को कुछ नया दो। कच कुछ कटाक्षों पर अहो अब तो न जीते जी मरो, यानी अब तो वो चित्रण ना करो जो रीतिकालीन कवि किया करते थे। है बन चुका सुचि असुचि, सुचि का अर्थ होता है पवित्रता और असुचि का अर्थ होता है अपवित्रता। अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो दया करके सुरुचि का तुम ना यूं घोटो गला। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी तंज कसते हुए कहते हैं कि हे कविवरों, समय बदल चुका है, देश में व्याप्त परेशानियों पर लिखने के बजाय तो आज भी तुम नायिका भेद में लिप्त क्यों हो? तो अब उस काम वासना में लिप्त न रहकर देश का पतन न करो। आगे बढ़ते हैं। अगला पद है, मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि आनंददात्री शिक्षिका है सिद्ध कविता कामनी। कविता के काव्य के महत्व को यहाँ पर दर्शा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि आनंददात्री शिक्षिका है सिद्ध कविता कामनी, आनंद देने का काम करती है, आनंद की शिक्षिका है, आनंद के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी करवाती है कविता। है जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। श्री राम की जन्मभूमि भारत भूमि है, आप सभी इस बात से परिचित हैं।
पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गई, ज्योत्सना गई देखो अंधेरी यामिनी ही रह गई। तो यहाँ पर श्री राम की चर्चा हुए तुलसीदास जी के काव्य की विराटता को दर्शा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और कहते हैं कि कविता का काम है लोगों को शिक्षित करना, और वही कविता सिद्ध होती है जो सही मायनों में अपना उद्देश्य पूर्ण करती है, लोगों को शिक्षित करती है। तो ये वही भारतवर्ष है जहाँ महाकवि तुलसीदास जी और महाकवि सूरदास जी जैसे कवि हुए, जिन्होंने अपनी कविताओं से प्रभु श्री राम की खूब भक्ति की। किंतु अब आज के कवियों से कह रहे हैं कि आज के कवि तो रीतिकालीन कवियों की बनाई लीक पर ही कविताएं कर रहे हैं। तुम्हारी कविताएं अंधकार में ज्योति बनकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने के बजाय अंधेरा ही फैलाने का कार्य कर रही हैं। ये है इस पद का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि अब तो विषय की ओर से मन की सुरति का फेर दो। विषय का यहाँ पर अर्थ है काम वासना। जिस ओर गति हो समय की उस ओर मति को फेर दो, यानी जिस ओर समय ले जा रहा है, जो तत्कालीन समस्या है भारत में व्याप्त, भारतीय समाज में व्याप्त, उसको चित्रित करो ना तुम। वो सारे विषय छोड़ दो जो रीतकालीन कवियों ने अपने काव्य में चित्रित किए थे। उन भोग विलास पूर्ण विषयों को त्याग दो। गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का उद्योग का। तो हे कविवरों, अब समय बदल चुका है। हम स्वतंत्र राष्ट्र में कविताएं कर रहे हैं, तो अब विषय वासना काम क्रीड़ा की ओर से हटकर जिस ओर समय जा रहा है उन्हीं विषयों पर तुम कविताएं करो, यानी तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति को साहित्य में उतारो। नायक नायिका संयोग वियोग पर बहुत लेखन हो गया, अब वो कार्य मत करो। तो हे कवियों, आज जनमानस को यानी कि भारतवासियों को निराशा, भुखमरी, बेकारी से, हताशा से लिप्त हो गए हैं, उनको वहाँ से उबारने का कार्य करो। उनके भीतर एक नए उत्साह का, नव ऊर्जा का संचरण कर दो। अगला पद है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। बहुत ही प्रचलित पद है, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। कह रहे हैं कि कवि का कर्म क्या है? केवल साहित्य के माध्यम से मनोरंजन करवाना कवि का कर्म नहीं है, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उसमें उपदेश का मर्म होना चाहिए, यानी साहित्य समाज को आगे ले जाने वाला होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का संचरण करने वाला होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है। कहते हैं महाकवि तुलसीदास को याद करते हुए कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य इतने वर्षों पहले लिखे जाने के बावजूद भी आज भी हर जगह सम्मान क्यों पाता है, आज भी हर जगह सम्मान्य क्यों है? क्योंकि वो आज भी प्रासंगिक है। वो तब भी समाज को आगे ले जा रहा था, ऊंचा बना रहा था, और आज भी बना रहा है। तो उसी प्रकार का काव्य सृजन करने की ज़रूरत है जिसमें आदर्शों की बात हो रही हो, आदर्श प्रधान हो। तो कवियों से निरंतर आह्वान कर रहे हैं, निरंतर उनका उद्देश्य, उनके कवि कर्म को लेकर संबोधित कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखते हैं धैर्य च्युतों को धैर्य से कभी ही मिलाना जानते। धैर्य च्युत दो शब्दों से मिलकर बना है, धैर्य और च्युत। च्युत का मतलब होता है रहित, यानी कि जिसका धैर्य खो चुका हो। तो जो धैर्य खो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, उनको धैर्य से मिलाना कवि जानता है। कवि के सृजन में, काव्य सृजन में इतनी विराटता होती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो नकारात्मक भावों से भरा हुआ है, उसके भीतर सकारात्मक भावों का, नई ऊर्जा का संचरण करना जानता है। तो यहाँ पर कवियों को उनका उद्देश्य याद दिला रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। जो पूर्ण रूप से हार चुका है, जो व्यक्ति पूरी तरह से हार चुका है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, उसे भी विजय की ओर ले जाना जानते हैं, विजय पथ दिखाना जानते हैं। कौन? कवि। होते न पृथ्वीराज तो रहते प्रताप व्रती कहाँ। पृथ्वीराज के शौर्य को याद कर रहे हैं। एथेंस कैसे जीतता न यदि होता, एथेंस कैसे जीतता होता न यदि शोलन वहाँ। तो यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हुए कवियों को उनका उद्देश्य निरंतर याद दिलाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी।
आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि संसार में कविता अनेकों क्रांतियां है कर चुकी, मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रवाहें भर चुकी। कविता ने क्या क्या कार्य किया है, विभिन्न क्रांतियां कराई हैं। कलम क्रांति का प्रतीक होती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो संसार में कविता अनेकों क्रांतियां है कर चुकी। कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, क्योंकि अगर समाज की परिस्थिति को समाज के समक्ष नहीं लाया जाता, समाज की आवाज़ बनकर कभी खड़े नहीं हुए होते, तो शायद भारत देश आज़ाद नहीं हुआ होता। लोगों के पास, लोगों को एक नई ऊर्जा, लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचरण कि हम फिर से स्वतंत्र हो सकते हैं, किसने किया था? कवियों ने किया था, साहित्य के माध्यम से किया था। इसीलिए कह रहे हैं कि संसार में कविता अनेकों क्रांतियां हैं कर चुकी, मुरझे मनों में, जो मन मुरझा गए थे, जिनके भीतर ऊर्जा शेष नहीं रह गई थी, जो नकारात्मक भावों से पूर्ण रूप से भर गए थे, नकारात्मकता की झील में डूब गए थे, उन्हें भी सकारात्मक, उनके भीतर भी सकारात्मक भावों का संचरण कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से कवियों ने, लेखकों ने किया। तो मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रवाहें भर चुकी है, अंध सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना। है अंध सा, अंधेरे के समान है ये संपूर्ण जगत, ये बाहरी जगत भी और मनुष्य का अंतर जगत भी, अंतर मन भी, यानी कि हृदय, किसके बिना? कविता, किसके बिना? कवि रूप सविता के बिना, यानी कि सूर्य के बिना। सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना, यानी कि अच्छे भाव, अच्छे मनोविकार सुकविता के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो एक अच्छी यानी कि सिद्ध कविता के बिना सद्भावों का जीवित रहना संभव नहीं है। तो कविता लोगों में उत्साह और क्रांति का भाव लाती है, एक बदलने की आशा लाती है। तो जिस प्रकार सूर्य के बिना तम का यानी अंधेरे का अंत संभव नहीं है, उसी प्रकार सद्भाव यानी कि अच्छे मनोविकारों के बिना, सुकविता के बिना हमारा हृदय भी अंधकार से भर जाता है। इसके बारे में इस पद्यांश में बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला और अंतिम पद है आज के वीडियो का। मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, बस नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। फिर से कवियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मृत जाति को यानी जो मर चुके हैं उन्हें कवि जिलाना जानते हैं, कवि जीवित करना जानते हैं अपने काव्य के रस के माध्यम से या फिर काव्य रूपी अमृत के माध्यम से। पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से, लेकिन जो कवि आज भी विषय वासना, नायिका भेद से संबंधित काव्य सृजन कर रहे हैं, उनसे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि कविवरों, तुम नायिका भेद जैसे विषयों पर कविता लिखकर मेरा और आम जनमानस का यानी कि जनता का गला घोंट देते हो। आगे लिखते हैं, कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, यानी अब सोने का समय नहीं है, अब विषय वासना में लिप्त रहने का समय नहीं है, ऐसे विषयों पर कविता सृजन करने का समय नहीं है जो समाज को पीछे ले जाएं। तो कवि कर्म की रक्षा कवियों को स्वयं ही करनी होगी। बस नीच भाव यानी बेभाव जो समाज को नीचे ले जाते हैं, उन भावों का हरण करके, उन भावों को समाप्त करके उच्च भावों से लोगों को भर दो, उच्च भावों का जनमानस में, आम जनमानस में संचार कर दो। तो आज के वीडियो में चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में चर्चा होगी भविष्यत खंड के दूसरे उपखंड पर, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो पहला उपखंड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है जिसका नाम था कवि। अगला शिक्षा उपखंड, अगले वीडियो में शिक्षा उपखंड के सभी पदों पर चर्चा होगी। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संबंधित पेपर की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।